तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो पहली बात, अगर कोई एटम है, हमें इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। लेकिन अगर हमें किसी एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो ये एनर्जी होती है कि हमें किसी एटम के लिए कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। हमें पढ़नी है यहाँ पे डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी एस से थोड़ी ज़्यादा होती है और पी से थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसके बीच में ही आता है। रिलेशन हमें पढ़ना है पीरियड्स में कि पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है और ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। हमें सिंपल रिलेशन पता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, कि जितना ज़्यादा साइज होता है उतना कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है और जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। हमें पता है पीरियड्स में, पहले हम बात करते हैं पीरियड्स में, फिर जाके हम बात करेंगे किसमें, ग्रुप्स में। ग्रुप से सवाल पिछली बार आया है, क्या पता है इस बार पीरियड से आते हैं। हमें पता है पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली अगर तुम इस रिलेशन देखोगे कि साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये बात सही है कि पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन फिर वही बात, ट्रेंड जो है वो रेगुलर नहीं रहता है, इंक्रीज तो करेगी। अब अगर मैं बताऊं, सिंपल लिख दो कि स्केडियम की और जिंक की, स्केडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है 631, कितनी, 631 किलो जूल पर मोल, और जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है 908 किलो जूल पर मोल। अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ पहली जिंक स्केंडियम के आयनाइजेशन एनर्जी में और जिंक के आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट तो आया है, तो ये तो हो रहा है, बट ये जो ट्रेंड है ना उतना ज़्यादा रेगुलर नहीं रहता है, कहीं पे कांस्टेंट हो जाती है। अगर मैं पूरी लिख दूँ क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट एनर्जी के बारे में लिखूँ 661, 648, 661, 648, 653, 776, 762, अगर देखो ध्यान से देखोगे, अगर तुम नॉर्मल ट्रेंड देखोगे, यहाँ 631 है, यहाँ 908 है, तुम्हें दिखेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बट अगर तुम ट्रेंड को देखोगे तो रेगुलर नहीं मिलेगा। 631, 661 बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, बढ़ गई, फिर घट गई, फिर घट गई, घटी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी। तो ये जो ट्रेंड है ना ये उतना ज़्यादा रेगुलर नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज ये थोड़ा रहते जा रहा है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें ये अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों रहता है, तो डिपेंड करती है ये आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी में। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। ये समझना कैसे बताऊँ, अगर कोई एटम स्टेबल हो रहा है, अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो जाता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, मतलब अभी स्टेबल नहीं है, बाद में। अगर मैं इसको अच्छे लिखूँ तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ज़्यादा सही रहेगा। आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की, हाँ ये ठीक है। अगर कोई एटम स्टेबल ज़्यादा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो जा रहा है, राइट, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी ऑब्वियसली। यहाँ ध्यान से लिखना, इससे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमें पता है एम एन है, एम एन होता है 4s2 3d5, एक परफेक्ट फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि क्या है, स्टेबल है, राइट। अब ठीक है, अब बात करते हैं आयरन की। आयरन का होता है 4s2 3d6। अभी ये परफेक्ट नहीं है, ये तो फुल है बट ये हाफ फील्ड नहीं है। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालूँ, माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकालूँ और इसे Fe प्लस बना दूँ तो इसका हो जाएगा 4s2 सॉरी Fe प्लस बना दूँ, चलो प्लस तो नहीं, Fe मान लेते हैं प्लस प्लस 3,
3 इलेक्ट्रॉन निकालूँ, क्या निकाल दूँ, 3 इलेक्ट्रॉन निकालूँ, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालूँ, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 4s0 3d1, सॉरी 3d1 यहाँ से जाएगा 3d5। अगर तुम अब देखोगे इसकी ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप देखो ये कैसा आ रहा है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहाँ क्या था, हाफ फील्ड नहीं था, ये जो चीज़ थी हाफ फील्ड नहीं थी, बट इधर जाके हाफ फील्ड हो गई। तो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ स्टेबिलिटी तरफ जा रहा है, इस तरीके की स्टेबिलिटी कि पहले स्टेबल नहीं था बाद में स्टेबल हो गया, तब उसके आयनेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब ध्यान सुनना, सवाल आता कैसे, आता कैसे, ये देखो ना, यहाँ पे इतना इंक्रीमेंट क्यों आया अचानक से, खुद देखो Mn जो है वो परफेक्टली एक स्टेबल चीज़ है, हाफ परफेक्ट हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से क्यों निकालने देगा, नहीं निकालने देगा, राइट। तो इसलिए ये इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बड़ी आराम से निकालता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे खुद देखो कि यहाँ भी इतना बड़ा इंक्रीमेंट क्यों आया, क्योंकि अगर तुम Zn को देखोगे, इसका इनका भी तो 4s2 3d10 है ना, जो कि एक फुली फिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ये हम अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालने देगा, इसलिए इस जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे इसका आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, जबकि कॉपर में ऐसा नहीं है। कॉपर में ऐसा होता है, ये देखो, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 हो जाएगा, लो और बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी ये डिपेंड करता है, राइट। अब डिपेंड कुछ इस तरीके से भी होता है। अब कभी भी वो सवाल ऐसे नहीं पूछेगा कि इसकी यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों है, इससे कम क्यों है। ध्यान सुनना, ये है तुम्हारी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, मतलब अगर मैं स्केडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ, सिर्फ एक, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मेरे को जितनी एनर्जी लग रही है उसके बारे में मैं चाहता तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। अब अगर मैं इससे 2 निकाल रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसे कहते हैं CF फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, और इसे कहते हैं सेकेंड आयनेशन एनर्जी। और अगर मैं इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो इसको कहते हैं थर्ड आयनेशन एनर्जी। जनरली अगर तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में याद हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जितने ज़्यादा अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि Z इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन तो घटते जा रहे हैं, तो Z इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी में, ध्यान से सुनना होता क्या। चलो ठीक है, पहले तो अगर मैं दिखा सकता हूँ सवाल को कैसे पूछता है, ध्यान से। सवाल ये याद रखना है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है स्टेबिलिटी, अगर वो स्टेबल हो रहा है तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। ध्यान सुनना, सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है। कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने टाइम में पहले का कॉपर से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, कॉपर प्लस बना दिया। अब इससे मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, कॉपर 2+। अब मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ से यहाँ जाने में ये पक्का क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा अनस्टेबल नहीं हो रहा होगा, अनस्टेबल तो नहीं, लेस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा, तभी तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। क्यों, ये नियम याद रखना, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, अगर ये बहुत ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। पता कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मैं काम करता हूँ तीनों के समय में, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देता हूँ। इसका आएगा 4s1 3d10, इसका आ जाएगा 4s0 3d10, और इसका आ जाएगा 4s0 3d9। अब तुमको खुद साफ साफ दिख गया है कि क्यों वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में। यहाँ से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके 3d वाले में, यहाँ भी 10 मतलब कंप्लीट फील्ड है, मतलब फुली फील्ड है, यहाँ भी फुली फील्ड है, बट यहाँ पे देखोगे ये फुल्ली फील्ड से हाफ फील्ड की तरफ, मतलब हाफ फील्ड तो नहीं, फुली फील्ड से घट रहा है। अगर मैं बताया कि 3 ही टाइप की स्टेबिलिटी होती है, पहले 2 ही होती है, क्या, फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड। अगर इन दोनों में नहीं है तो वो थोड़ा कम स्टेबल होता है। देखो इसकी फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से ये चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी घट रही है, स्टेबिलिटी रहता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी घट रही है। तो सवाल ऐसे पूछता है कि कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सेकंड आयनाइजेशन में हो क्या है। अगर वो ज़्यादा है तो पक्का वो स्टेबिलिटी उसकी घट रही होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद।
और अगर उसकी आयनिक एनर्जी बहुत कम है तो पक्का उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे 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 वो पूछता है, एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। वो पूछेगा, हाँ वो पूछेगा आयरन की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है जनरली और उससे कम होती है। अब सवाल आता है क्यों? अगर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी हुई है। चेक करते हैं। Fe का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 4s2 3d6। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं मतलब पहली आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 4s1 3d6, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन प्लस है +2 हो जाएगा 4s0 3d6, और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हो जाएगा 4s0 3d5। अब खुद तुम्हें साफ साफ दिख गया है कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घट क्यों रही है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन नहीं है, बट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात ही हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन आ जाएगा जो कि स्टेबल है। तो यहाँ पे Fe+2 से Fe+3 जाने में स्टेबिलिटी बढ़ रही है उस कंपाउंड की, वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। और हर किसी का नियम है कि उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है स्टेबल होना। अगर वो स्टेबल हो रहा है तो वो बहुत जल्द से जल्द जाएगा स्टेबल हो, इसलिए उसकी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो सवाल ऐसे ही पूछेगा कि उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उसकी सेकंड आयनाइजेशन वैल्यू इससे ज़्यादा क्यों है, तो ऐसे सवाल पूछेगा। ठीक है, अब जैसे ये पूछ देगा, ये सवाल पूछता है, जैसे एक और इसी में एग्जांपल देता हूँ। ओके एक दो, ठीक है। क्रोमियम +2 मतलब क्रोमियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और मैग्नीशियम +3 मैग्नीशियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे तो ऐसे में नहीं पूछ सकता क्योंकि वो जनरली ट्रेंड अगर अपने ग्रुप में पूछेगा तो तब तो ठीक है कि +2 में सबकी सब में और +3 में सबकी सब में, बट वो ऐसा कंपेयर नहीं करेगा कि इसकी +2 और इसकी +3 में कौन ज्यादा है। ऑब्वियसली ज्यादा वाला ही बड़ा होगा, मैग्नीशियम +3 ज्यादा ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में वो नहीं पूछ सकता, मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन में नहीं पूछ सकता। बट अगर वो उस टाइम में पूछ रहे तो ध्यान से देखना, सवाल इसका जा सकता है क्रोमियम +2 और मैग्नीशियम +3 में किसका इलेक्ट्रॉन किसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जनरली ज्यादा होगी। जनरली मतलब अपने वाले में +2 में और +3 में। तो एक बार चेक कर लेते हैं। क्रोमियम +2 मतलब +2 बनाना है तो क्रोमियम +1 से क्रोमियम +2 जाएंगे, +1 में 4s0 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा, और यहाँ 4s0 3d4 हो जाएगा। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, इसे मैग्नीशियम +2 दे देते हैं, +3 दे देते हैं। यहाँ देखो, ठीक है, +2 में ये हो रहा है, याद रखना ये सिस्टम हो रहा है। इधर चेक करते हैं, डिफरेंट में से पूछता है। मैग्नीशियम +2 बनेगा मैग्नीशियम +1 से, मैग्नीशियम +1 में 4s1 3d5 हो जाएगा, और मैग्नीशियम +2 में 4s0 3d5 हो जाएगा। और सवाल पूछा है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब जिसके लिए स्टेबिलिटी घट रही होगी, जो कम स्टेबल हो रहा होगा उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो खुद देखो, ये है हाफ फील्ड कहाँ, क्रोमियम +1 में, और +2 में आते हाफ फील्ड हट जा रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी घट जा रही है। यहाँ पे ये अभी भी हाफ फील्ड है और बाद में आते भी हाफ फील्ड है, तो इसके लिए स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हाफ फील्ड से हाफ फील्ड में ही रह रहा है, बट ये हाफ फील्ड से घट जा रहा है। यहाँ पे इसके लिए स्टेबिलिटी घट चुकी है। अगर तुम खुद देखो तो ये स्टेबल कम है और ये स्टेबल ज़्यादा तो नहीं कर सकती, इसके मुकाबले तो ज़्यादा ये हाफ फील्ड है। ठीक है, अब मैंने कहा जो स्टेबल ज़्यादा उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम, और जो स्टेबल कम उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटिव नंबर बताऊं कि जो होता है, जो कि होता है, हाँ लगभग ये होता है 1590 या 1690 में नहीं आ रहा, 1590 या 1690 होता है, और ये होता है 1510, ये तो 1510 होता है। तो खुद देख लो, इसके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, इसके लिए ज़्यादा है। जबकि तुम्हें पता है पीरियड्स में आगे बढ़ते बढ़ते आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, राइट। बट यहाँ पे देखो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पीरियड्स में ही आगे बढ़ते बढ़ते, क्रोमियम के बाद तो मैग्नीज आता है, पीरियड्स में आगे बढ़ते बढ़ते घट गई, तो कारण स्टेबिलिटी। तो याद रखना, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर तुम्हें पता है 15 नंबर में क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर में कोई भी।
तो आयनाइजेशन एनर्जी से हर साल क्वेश्चन आता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इसमें से इतना पूछता है, या तो डायरेक्ट थ्योरी पूछेगा, तुम्हें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे होता है, या न्यूमेरिक ऐसे सवाल पूछेगा कि क्रोमियम +2 और मैग्नीज +2 में किसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम है। और जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये सवाल अब आता है कि अगर सर आयनाइजेशन एनर्जी में थ्योरी आ गई, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, तो लिखेंगे कैसे, इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो लिखना कैसे होता है, तो लिखने का तरीका सबसे पहले तुम लिख दोगे भाई साहब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वही तरीके डायलॉग। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल, उसमें क्या होता है ग्रुप में और उसमें क्या होता है। फिर आओगे तुम डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में भी बताओगे पीरियड्स में क्या होता है। फिर दोगे तुम एग्जाम्पल स्केड्यूल टाइटेनियम का, इस तरीके से एग्जाम्पल देंगे। फिर आप बताओगे तुम ग्रुप में, फिर एग्जाम्पल दोगे ग्रुप का। फिर कहोगे क्या, फिर कहोगे तुम्हारा फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन से फैक्टर है, जिसमें से एक फैक्टर आता है, एक ही फैक्टर है, या तुम डायरेक्ट लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उसमें जाके तुम इस चीज़ के एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये देखो जनरली पीरियड्स में इंक्रीज होनी चाहिए थी बट यहाँ डिक्रीज हो गई, कारण स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया बीच में। तो इस तरीके से लिखा जाता है, जब तुम इस तरीके से लिखोगे तभी तुम्हारे नंबर आ पाएंगे। ठीक है, तो ये तो ओके। इसके बाद का जो टॉपिक है, हाँ अभी तो टॉपिक नहीं, अभी ग्रुप में बचा है, मेन तो ग्रुप में बचा है, सवाल तो ग्रुप से पूछ रहा हूँ, उसके बाद मेन बचा है ग्रुप में। ग्रुप में बड़ा तगड़ा है यार, ग्रुप में ज़्यादा उतना टाइम नहीं लगता है समझाने में, बट सर है समझ आओगी। ठीक है, 3D 4D और 5D नियम, मैं नियम कह रहा हूँ, हाँ नियम वही नियम अभी सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये नियम तो हमेशा रहेगा। मैं बताता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेशन के बिना पढ़ी नहीं जा सकती, रिलेशन हर इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिलेशन इंपॉर्टेंट है। कहाँ का रिलेशन है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिलेशन है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई गई चीज आज भी काम आ रही है, तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें क्या पता है, हमें पता है नीचे जाते जाते साइज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, राइट, ऑब्वियसली इंक्रीज करते हैं। शेल नंबर बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी को घटना है, जो भी होता है। अगर मैं 3D और 4D में कंपेयर करूँ तो 3D वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और 4D वालों की कम होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली घट जाती है, राइट। एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल समझाया जाता है। मैग्नीज है, मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियन आता है, राइट। मैग्नीज की आयनाइजेशन एनर्जी होती है 716, 716 होते हैं जी, हाँ, और टेक्नीशियन की होती है 703, तो मैं साफ साफ दिख रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में गिरावट आई है, क्योंकि ऑब्वियसली साइज बढ़ रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। लेकिन ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो लेकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ 4D से जैसे तुम 5D में जाते हो, होना चाहिए था कि आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए थी क्योंकि साइज बढ़ है, बट होता क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि भाई 3D से भी ऊपर चली जाती है। मैग्नीशियम टेक्नोलॉजी के नीचे आता है रिहीनियम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 700 से भी ज्यादा, 716 से भी ज्यादा 759 होती है। अब खुद देखो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी में बढ़ोतरी होगी, जनरली घटना, जनरल देखो ना, देखो मैंने बोला था जनरली घटती है, ऑब्वियसली घट भी रही है। क्यों, हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और टॉप टू डाउन जाने में साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, जो कि घट भी रही है। मैग्नीशियम की 716 और मैग्नीज की 716 और टेक्नीशियम की 703। लेकिन जैसे हम नीचे आए रीनियम 40 से 5D में गए तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, 759 हो गई। कारण मैंने हमेशा बोला था साइज में भी यही कारण था, हमेशा कारण ये रहेगा। 12th में तो एक नियम हो गया था, अगर वो डी ब्लॉक के कोई भी गिव रीजन पूछता था उसका आंसर सिंपल ही होता था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सवाल आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे। देखो यहाँ से नीचे जाने में किस में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एफ सब शेल में। एफ सब शेल की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर शील्डिंग। अगर एफ की पुअर शील्डिंग है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का फोर्स तो बहुत ज़्यादा रहेगा,
रहेगा नहीं रहेगा। तो मुझे अब इस फोर्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो एनर्जी कहते हैं, तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कारण यही है, याद रखना, क्योंकि 4D में कोई तुम्हारा ब्लॉक नहीं आता है, लेंथ एंड आर्म से शुरू होता है ब्लॉक। तो पॉइंट यही है कि ग्रुप में जैसे जैसे तुम नीचे जाते हो, जनरल होना चाहिए था कि एनर्जी घटनी चाहिए थी, क्योंकि साइज जो होता है इंक्रीज होता है, जो कि होता भी है। 3D से 4D आने में एनर्जी घट जाती है, लेकिन 4D से 5D जाने में जो कि घटनी चाहिए थी वो बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ती है कि 3D से भी ज़्यादा हो जाती है। कारण लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, एफ की पोस्ट शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसमें उसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है। तो पीरियड्स ऑफ ग्रुप में ये होता है, ठीक है। अब लास्ट एंड नॉट लीस्ट जो कि होता है क्या, कलर। ऐसे कलर को तो हम CFT में अच्छे से समझेंगे, जब क्रिस्टल फिल्ड थोड़ी समझ जाएगी, बट कलर होता कैसे समझना, ध्यान सुनना। हमारे जो हमारे जो एक डी ब्लॉक के एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिनको स्पेशल नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्सेस हमारे कलर शो करते हैं। अब सवाल आता है कलर शो करने का कारण क्या होता है। तो कलर शो करने का कारण ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक सबसे बढ़िया रहता है, उसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। ध्यान सुनना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT कहती है कि जब भी मेटल आयन पे, अब तुम्हारी भाषा में बात समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम कैसे नहीं आएगी, 12th में तो पढ़ा है, अभी मैं तो 12th मेरे को लगा 12th में तो पढ़ा है तुमने, तो तुम्हें तो पता तो होगा ही। अगर कभी लिगेंड एक मेटल पे अप्रोच करता है तो वो क्या करता है, अगर तुम्हें पता है, अब ये इतना तो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि वो अलोंग द एक्सेस करेगा या अबव द एक्सेस करेगा, नहीं, मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ अलोंग द एक्सेस का। तो अगर जब भी एक लिगेंड सेंटर मेटल एटम को अटैक करता है या अप्रोच करता है, तो उसके वो डी ऑर्बिटल को, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है जो पहले से ऐसे नॉर्मल रहते हैं, कहते हैं डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, इन भाई साहब, ये जो हमारे भाई साहब है, ये भाई साहब टूट जाते हैं दो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में, एक की एनर्जी से कम होती है, एक की ज़्यादा होती है, तो T2G और दो होते हैं EG, ठीक है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन तो होंगे इनमें, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे इस डी सबसेट में, 2, तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे आ जाएंगे। मान लेते हैं इस भाई साहब को, इसको हमारे कहीं से एनर्जी मिली, इसको क्या, इसको ये भाई साहब चले गए ऊपर, यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए, ऐसे दिखाते, इन भाई साहब को पता नहीं क्या मजा आया, ये ऊपर चले गए। अब भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल के लिए हाई एनर्जी में जाके इनके ये हो जाएंगे अनस्टेबल, इनको अपनी औकात समझ आ जाएगी कि हम ऊपर के बने नहीं है, तो वापस आ जाएंगे, कुछ समय पश्चात नीचे आ जाएंगे। हमें सबको आज तक सबको पता है कि जब भी कोई एलिमेंट एक्साइट होकर जब वापस आता है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट करता है, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ बढ़ती है, विजिबल रेंज, इसमें बढ़ती है विजिबल रेंज, राइट। अब जैसे ही विजिबल रेंज में बढ़ती है, हमारे कलर शो करती है, विजिबल रेंज में क्या होते हैं, कलर होते हैं योर, तो ये अलग अलग अमाउंट ऑफ कलर शो करती है। तो अगर कोई सवाल पूछेगा कि why the complexes formed by debug element are shown color, तो इसका कारण यही है कि when a ligand approach the transition metal, then the d orbital of metal ion do not remain degenerated, मतलब degenerated नहीं रहते, they split into two sets, one has low energy, one has high energy, दो सेट पे स्प्लिट हो जाते हैं, एक की लो एनर्जी होती है, एक की हाई एनर्जी होती है, एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइट, देखो इसको तो स्टेबलाइजर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन excite from the lower energy to high energy, and when it comes back it emit energy on visible range that's shown as a color, तो ये कारण है, ठीक है। अब इसका भी कुछ वेरिएशन बता देते हैं कि कहाँ कैसा किसमें कहाँ का क्यों वेरिएशन होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ओके, वेरिएशन एक छोटा सा वेरिएशन रहता है, इतना कुछ है नहीं, तो ग्रुप्स में वेरिएशन रहते हैं 3D 4D 5D, ठीक है।
3D से 3D वाले ज़्यादा कलर शो करते हैं, कलर बहुत ज़्यादा शो करते हैं, बहुत ज़्यादा शो, डार्क कलर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, आराम से इंटेंस कलर शो करते हैं, क्योंकि यहाँ बढ़िया वाली डी ट्रांजिशन होती है। बट हमारे 5D और 4D वाले कलर शो कम करते हैं, और कलर शो करते ही नहीं, ज़्यादा तो कलर ही शो नहीं करते हैं, कोई कर देते तो बहुत ही पेले कलर शो करते हैं, कैसा कलर, पेले कलर शो करते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों पेलर कलर शो करते हैं, सवाल आता है कि ऐसा क्यों। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। जो D4D और 5D होते हैं ना, इनके पास भी डी ऑर्बिटल होते हैं, ये भी स्प्लिटिंग करते हैं, लेकिन ये जो भाई साहब ये जो स्प्लिटिंग करते हैं, ये बहुत हाई डिफरेंस में स्प्लिटिंग कर देते हैं, कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट होगा, यहाँ भी जाएगा, वापस भी आएगा, बट अब जो एनर्जी रिलीज करेगा, ये बहुत कम चांस है कि विजिबल रेंज में एमिट हो, ये विजिबल रेंज में आएगी नहीं। इसकी वजह से ही यहाँ पे होता क्या है, जो 3D 4D और 5D वाले ना, वो कलर थोड़े कम शो करते हैं, क्योंकि इनका जो क्रिस्टल हीट थ्योरी में जो इनके एनर्जी डिफरेंस होता है T2G और EG में, मतलब जब दो स्प्लिट ऑर्बिटल में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जब एक्साइट करके जब वो वापस आता है, तो जो एनर्जी एमिट करता है वो विजिबल रेंज में पड़ती ही नहीं है, बहुत कम क्या करते हैं, विजिबल रेंज में पड़ती है। तो ये कारण होता है क्या, कलर शो नहीं करने का 4D और 5D। और इसके साथ आपका चैप्टर हो चुका है समाप्त। अब एक लास्ट लेक्चर वन शॉट आएगा, जो कि कंप्लीट तो नहीं होगा, अगर सिर्फ वन शॉट एक टाइप का रिवीजन ही होगा, क्योंकि उसमें इतना डीपली तो नहीं समझाया जाएगा, उसमें वाली एक पूरा एक रिवीजन करने के लिए पेपर से पहले जल्द में सारी चीज़ों को एक टाइप से रिवाइज कर दिया जाएगा। आज की लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।